क्लास 8 की बुक है ये, CRT की। इसका फर्स्ट चैप्टर है संसाधन, ये पढ़ेंगे। और इसमें से सिर्फ इतना पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे UP JET CTET वगैरह के लिए। बस इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सब तैयार है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को संसाधन का तो पता ही होगा, संसाधन क्या होते हैं। फिर भी हम बता देते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ, कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, संसाधन कहलाती है। यानी कि कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता, मतलब जो भी कोई भी वस्तु या पदार्थ जो यूज़फुल हो, संसाधन कहलाती है। अगर वो यूज़फुल है तो वो संसाधन कहलाएगी, और अगर वो यूज़फुल नहीं है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि कोयला हज़ारों साल से था, मैं मौजूद था वो यहाँ पर, लेकिन जब तक उसको संसाधन नहीं कहा गया, जब तक उससे ये पता नहीं लगाया जा चुका कि उससे आग निकलती है, उससे आग प्राप्त की जा सकती है। जब उससे ये पता लगाया गया कि उससे आग प्राप्त की जा सकती है, तब उसे संसाधन किया गया। लेकिन वो हज़ारों साल पहले से था, लेकिन तब उसको संसाधन नहीं कहा गया, ठीक है। संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे अब हम। संसाधन के प्रकार, जो संसाधन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक मानव निर्मित संसाधन होते हैं, और एक होते हैं मानव संसाधन। कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन, एक होते हैं मानव निर्मित, और एक होते हैं मानव संसाधन। अगर प्राकृतिक संसाधन की बात किया जाए तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं हमारे ये प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा, मिट्टी। और मानव निर्मित संसाधन की बात करें तो मानव निर्मित संसाधन होते हैं ये, जैसे कि घर, सड़क व पुल, विद्यालय और अस्पताल, और मशीनें, बांध, कारखाने आदि, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के एग्जाम्पल से, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि क्या प्राकृतिक संसाधन होते हैं और क्या मानव निर्मित संसाधन होते हैं। लेकिन अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति को उपहार स्वरूप मिले हैं, जिन्हें मनुष्य, मतलब उपहार के रूप में मिले हैं, और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है। उसमें कोई संशोधन नहीं करता, कोई सुधार नहीं करता, उसको बिना सुधार और संशोधन के ही उपयोग करता है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें जो है वो पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? ऑब्वियसली बता सकते हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। इनको जो है वो 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय संसाधन। इनको 2 पार्ट्स में ये होते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए आप, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संसाधन जो होती हैं नेचुरल थिंग्स होती हैं, जो मनुष्य नहीं बनाता, प्रकृति जो है वो उपहार स्वरूप ही देती है हमें, मतलब प्रकृति से नेचुरल रूप में खुद ही मिलते रहते हैं हमें, और हमें इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वही चीज़ें हमारी क्या आती हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में बात करें, 2 प्रकार के बताएं हमने इसको, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो हम पढ़ते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, मतलब असीमित मात्रा यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं, ठीक है, जिनकी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत तथा पुनः पूरित किया जा सकता है, जिनको प्रकृति की प्रक्रियाओं से या फिर मानव द्वारा दोबारा से निर्मित किया जा सकता है, नवीकृत किया जा सकता है उसको, यानी कि उसी को दोबारा से नए रूप में बना दिया जाता है, यानी कि किसी का कुछ बना दिया, किसी का कुछ बना दिया, या फिर उन्हें पुनः पूरित किया जा सकता है, इनको दोबारा से भी प्राप्त किया जा सकता है। और उनका जैसे एक प्राकृतिक संसाधन था, उसका दूसरा प्राकृतिक संसाधन बन गया, तो इस तरह से भी होता है, ठीक है। तो वह सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो है वो नवीकरणीय संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि इसका नवीकरणीय संसाधन का एक और नाम है, इसको हम अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं, इनएग्जिस्टेबल, याद रखिएगा, अक्षयशील संसाधन। जैसे कि जो होती है नवीकरणीय संसाधन, वो होता है हमारे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु, ये सभी जो है वो कभी ना समाप्त होने वाले। कभी आप सोच सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश या फिर वायु कभी ख़त्म हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इनका कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हो सकता है कि ये अनुपयोगी हो जाएं, ये अनयूज़फुल हो जाएं। जैसे कि वायु से अगर वायु प्रदूषण बढ़ा तो वायु जो है वो हमारे लिए अनयूज़फुल हो जाएगी, वो जो प्रदूषित वायु है, ठीक है।
तो इसलिए इनको ये जो हो सकते हैं अनयूज़फुल हो सकते हैं। हम मानव अपने क्रियाकलापों से इन्हें गंदा बना सकता है, जो यूज़ ना किया जा सके, अनयूज़फुल बना सकता है, लेकिन इनको ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये हो गए हमारे नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इसीलिए इनको अक्षयशील और इनएग्जिस्टेबल संसाधन भी कहते हैं। कुछ संसाधन जो होते हैं प्राकृतिक संसाधन, मानव को बढ़ावा भी दे सकता है, जैसे कि पेड़ पौधों को लगाकर वन संसाधन को बढ़ावा दिया जा सकता है। राइट। अब हम बात करेंगे नवीकरणीय संसाधन की। किसकी? नवीकरणीय संसाधन की। ठीक है, तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, मतलब जो बहुत मतलब भंडार है, मतलब एक जगह संग्रहित किए हुए हैं, एक सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में नहीं है, सीमित मात्रा में है। इन संसाधनों को एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर इनको एक बार यूज़ कर लिया तो इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयले को एक बार जला लिया हमने तो वो कोयला हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि प्रकृति में उपलब्ध संसाधन का एग्जाम्पल ये भी दे रहे हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ऐसे संसाधन के पुनः निर्मित होने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव की जो मतलब अगर ये निर्मित होंगे तो इनको बनने में हज़ारों साल लग जाएंगे, जो कि मानव कहाँ जीता है हज़ारों साल, 100 साल भी मुश्किल से जी लेता है। तो मानव के लिए तो यूज़ ही नहीं है। मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, हज़ारों साल, इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण जो है वो बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अगर इनको कंजर्वेशन नहीं किया तो हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है वो उसको जो है उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, सिर्फ हमें ही उपलब्ध रहेंगे, उसको उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। हम ही ख़त्म कर देंगे तो वो कहाँ से यूज़ करेगा। तो इसलिए हमें इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, एक चीज़ और बताते हैं, इसमें आपको दो चीज़ें ज़रा एक्स्ट्रा में बताते हैं। जैसे कि कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, मतलब कुछ संसाधन है जो हम कहीं पर भी जाएं सब जगह मिल जाएंगे हमें, तो उस टाइप के संसाधन सर्वव्यापी संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन कहलाते हैं? जो हर जगह प्राप्त होते हैं, सर्वव्यापी। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है बट फिर भी समझ लेंगे आप, आई एम ट्राइंग। सर्वव्यापी संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी, सर्वव्यापी नहीं कहलाते, एक मिनट, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट, ठीक है, सर्वव्यापक कहलाते हैं जो हर जगह प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। जबकि कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कि विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब हर जगह नहीं पाए जाते हैं, उनका एक पर्टिकुलर जगह होती है कि वो यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे। जैसे कि धातुएं, उपजाऊ भूमि आदि। कोई धातु होती है, कोई कहीं पर धातु मिलती है, कहीं पर कोई सी धातु मिलती है, इस तरह से। तो वो होते हैं, वो कहलाते हैं स्थानिक संसाधन। तो जो हर जगह पाए जाते हैं वो होते हैं सर्वव्यापक, और जो है वो कहीं कहीं, मतलब उनकी जो पर्टिकुलर जगह होती है वो होती है, तो वो होते हैं स्थानिक। ओके, तो अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। तो मानव निर्मित संसाधन जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, तो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। मतलब प्रकृति में कोई चीज़ उपलब्ध है ऑलरेडी, लेकिन उसका जो मूल रूप है वो मानव ने अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया पूरा, तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। हुआ तो वो प्रकृति से पदार्थ है, लेकिन मानव ने उसको अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने अकॉर्डिंग अरेंज करा है, उसको अपने अकॉर्डिंग बनाया है, अपनी स्किल्स का यूज़ करके, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके, अपनी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। तो वो जो हो गया है वो मानव निर्मित संसाधन हो गया। तो यहाँ पर एक बात आई, जो स्किल्स, वो जो टेक्नोलॉजीज़ हो गई ना, वो भी मानव निर्मित संसाधन ही है। ठीक है, लोस खन, अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया था आपको मानव संसाधन, जैसे कि पीछे बताया था एग्जाम्पल मैंने आपको, लाइक क्या क्या थे? घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें वगैरह।
तो ये सारी चीज़ें हो गई मानव निर्मित संसाधन। है मानव संसाधन की बात करते हैं तो मानव स्वयं भी एक विशेष प्रकार का संसाधन है। तो लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है, मतलब इंसान को भी मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। मतलब अगर उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी नहीं होगी तो वह कैसे यूज़ करेगा बेटर तरीके से। तो वो अपनी जो ज्ञान, मतलब अपनी जो प्रकृति है उसका बेहतर उपयोग तभी कर सकता है अब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। एक तो स्वास्थ्य है तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, जब उसके पास शिक्षा होगी तो वो बहुमूल्य संसाधन बनाएगा। ठीक है। अब संसाधन संरक्षण की अगर बात की जाए तो संसाधन संरक्षण, कल्पना कीजिए, अब कल्पना भी करो आप, कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं तो क्या होगा? बर्बाद हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो जल मतलब संसाधन, जब सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी, संसाधन का संरक्षण आपको समझ में आ रहा होगा क्यों किया जाना है। संरक्षण मतलब किसी चीज़ को संग्रहित करके रखना, उसको बचाना। तो इस तरह से मतलब ये नहीं है कि आप उसको मतलब बिल्कुल यूज़ ही ना करो, लेकिन इतना यूज़ करो जितना यूज़ कर सकते हो, एक्स्ट्रा में फालतू वेस्ट मत करो, बस वही बात है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज़ और है, हम इसकी बात करते हैं, वेट अ वेट, यहाँ पर इसकी भारत के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। भारत सरकार के अधीन जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई थी और इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन है। That's it. सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र, यह तो आपको पता ही है कि क्या क्षेत्र हो सकते हैं। एक तो ये है कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, जो पृथ्वी है इसकी जीवन शक्ति की और विविधता का संरक्षण करना। जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ह्रास को न्यूनतम करना, यानी कि उनका जो ह्रास हो रहा है, नाश हो रहा है, उसको कम कर देना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, जो पर्यावरण के प्रति लोग व्यवहार कर रहे हैं उसको और उसके अभ्यास में परिवर्तन करना। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है वो 25 सितंबर 2015 को सतत पोषण विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने जो है वो 25 सितंबर 2015 को सतत पोषण विकास के लिए, मतलब इसने सतत पोषण विकास के लिए 2030 तक मतलब 17 लक्ष्य बनाए और कहा कि 5 सितंबर को प्रस्तुत किया 2015 में, और कहा कि 2030 तक ये जो है वो 17 लक्ष्यों को पूरा कर लेगा। वो 17 लक्ष्य 5P पर आधारित थे। ठीक है। और इसमें भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने भी अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में जो है वो 5P पर बल दिया गया। 5P में क्या आता है? 5P PPP से हैं इसलिए 5P बोल दिया इनको। जैसे कि लोग हो गए, P फॉर पीपल, ग्रह हो गया यानी कि प्लानेट, समृद्धि प्रोस्पेरिटी, शांति पीस, भागीदारी पार्टनरशिप। 5P हो गया क्योंकि P है, तो 5P से हो गया पीपल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। पीपल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप, 5P। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आई, वो आई हमारी संयुक्त राज्य जलवायु निकाय। तो ये जो है वो संयुक्त राज्य जलवायु निकाय जो है वो UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी। जो भारत ने जलवायु पहल योजना जो सौंपी वो 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने कहा कि वह जो है वो 2020 तक 40% ऊर्जा जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता वो गैर जीवाश्म ईंधन से जो है वो स्रोतों से पूरी करेगा अपनी। जैसे कि हो सकता है
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बायोमास और परमाणु ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु जलवायु, विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन लिया था। तो दो चीज़ें हो गई इसमें। एक तो ये हो गई कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था यूएनओ ने जो है वो 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। और इसमें जो है वो 5P को सम्मिलित किया गया, 5P पर बल दिया गया। 5P में क्या था? प्लानेट थे, पीपल थे और प्रोस्पेरिटी थी और पीस थी और पार्टनरशिप थी। और यूएनएफसीसी ने जो है वो इसने भी एक संकल्प लिया। इसने भी 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी और इसने कहा कि ये 2020 तक, इसका 2030 तक था लेकिन इसका 2020 तक था। तो यह 2020 तक 40% ऊर्जा की आवश्यकता का गैर जीवाश्म स्रोत से पूरी करेगा। तो इसने इस बात का संकल्प लिया था। आज के लिए इतना ही, बस काफ़ी है। ठीक है, फिर हम कल को पढ़ेंगे या जब भी नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें हम पढ़ेंगे भारत कृषि एवं सिंचाई के बारे में, इसका चैप्टर 2। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।